हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है नोट्स के रूप में। आज अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कक्षा 10 का है। चलिए दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद दोस्तों कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे दोस्तों हरियाणा लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे दोस्तों यूपीएससी का है, एसएससी का है, एमटीएस का है, रेलवे का है, या दोस्तों कोई भी और वनडे एग्ज़ाम है, उसमें जो जनरल नॉलेज आती है जिसे जीके बोलते हैं, और जीके दोस्तों मोस्टली कहाँ से आती है? लगभग 80% जीके दोस्तों एनसीईआरटी से आती है। इसीलिए दोस्तों हमने एनसीईआरटी शुरू की है ताकि आपका बेस मजबूत हो। बेस मजबूत होगा तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या बात कही गई है कि कोई वस्तु है और सेवा मांग है दोस्तों, ये सतल आपूर्ति पर अपने आप नहीं पहुंचती दोस्तों, किसी के द्वारा ले जाई जाती है। कौन ले जाते हैं इनको? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उसे व्यापारी कहते हैं। कोई सामान को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है दोस्तों, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्ति को व्यापारी कहेंगे इसको। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पाद का पहुँचना क्या कहलाता है? मूवमेंट, यानी वहन करना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु को ले जाने के लिए स्थल, जल, वायु तीनों महत्वपूर्ण मार्गों का प्रयोग किया जाता है। परिवहन के साधन यहाँ लिखे हैं: स्थल, जल, वायु। स्थल में कौन कौन से आते हैं? सड़क आती है, रेलवे आती है और पाइपलाइन। याद रखेंगे, पाइपलाइन किस में आती है? स्थल में आती है। आगे है जल। जल आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। बाह्य होते हैं समुद्र वाले, आंतरिक होते हैं नदियों वाले। जैसे भारत में NW है, नेशनल वाटर हाईवे है भारत में। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम। वायु में घरेलू विमान दोस्तों और अंतर्राष्ट्रीय विमान दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी होते हैं, सार्वजनिक होते हैं सरकारी, एक निजी विमान होते हैं। इस पैराग्राफ में कोई खास बात नहीं, यह बताया गया है कि पहले परिवहन नहीं था, आजकल परिवहन का अधिक विकास हो गया है, जिस कारण से दोस्तों भारत में जो विविधताएं हैं, भारत का विशाल आकार है, भाषा, सांस्कृतिक बहुलता है दोस्तों, इस सब में पहुंच आसान हो गई है। जैसे रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरसंचार, सिनेमा, इंटरनेट, इनसे क्या हुई है दोस्तों? भारत को जोड़ दिया गया है। ये बात यहाँ इसमें कही गई है। आगे चलते हैं। इसमें यह बात बताई गई है कि परिवहन का जितना ज़्यादा जाल होगा उतना ही आसानी से क्या होगा दोस्तों? व्यापार होगा। चाहे दोस्तों विश्व स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे स्थानीय स्तर पर, इस पर निर्भर करता है। ये परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। आगे है परिवहन। सतल परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यानी दोस्तों विश्व में सेकंड नंबर पे आता है भारत। किस में आता है दोस्तों? सड़कों के जाल में। सड़कों का जाल कितना है भारत में? 62.16 लाख वर्ग किलोमीटर है। आंकड़े कब के हैं? 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार है। भारत में सड़क जाल परिवहन, तो भारत में सड़कों का जाल परिवहन है रेलों की अपेक्षा पहले से है। इन दोस्तों सड़कों का प्रयोग तो भारत में बहुत पहले से किया जा रहा है। हड़प्पा काल से भारत में सड़कों का प्रयोग किया जा रहा है। और रेलों का तो दोस्तों आपको पता है 1853 में रेल आई थी भारत में पहली। हरियाणा में दोस्तों 1873 में आई थी, लेकिन भारत में 1853 में आई थी रेल पहली। और दोस्तों आपको पता है रेल लाइन बिछाने में बहुत अधिक खर्चा आता है, बहुत अधिक रुपये लगते हैं, लेकिन सड़कों में दोस्तों इतना पैसा की जरूरत नहीं होती। सड़कों को बनाना आसान है। इसलिए दोस्तों रेलों की अपेक्षा सड़कों का महत्व ज़्यादा भी है। क्यों है? क्योंकि कोई निर्माण लागत कम आती है। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, जो रेल लाइन को ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर नहीं बिछाया जा सकता, लेकिन वहाँ पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। दूसरी दोस्तों, अधिक ढाल प्रवणता पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जाती हैं। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर ढाल प्रवणता अधिक है, वहाँ पर सड़कें बनाई जाती हैं घुमावदार, ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं कंटूराकार में। आगे चलते हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों
कम दूरी से कम वस्तुओं का परिवहन सड़क दिया जाता है। दोस्तों यह बात यह कही है कि तो कम दूरी की रहो तो दोस्तों वहाँ पर सड़क परिवहन अधिक लाभकारी होता है। और दोस्तों आपको पता है सड़कें हमारे घर तक पहुँचती हैं, लेकिन रेल लाइन ऐसा नहीं कर सकती। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कार्य करता है। नहीं दोस्तों, सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कैसे दोस्तों, जो रेल लाइन है सड़कों के द्वारा गाँव को जोड़ता है, घरों को जोड़ता है। और दोस्तों रेलवे लाइन को किसी बंदरगाह के साथ जोड़ता है। कौन सड़कें? भारत में सड़कों की अक्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा जाता है। भारत में सड़कें के आधार पर 6 भागों में बांटा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग राजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन महामार्ग योजना बनाने की योजना है। इस योजना के तहत 2 गलियारे होंगे। 2 गलियारे कौन? पहला गलियारा कहाँ से कहाँ तक होगा? पहला गलियारा ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कहाँ तक होगा? कन्याकुमारी तक होगा। ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है। प्रथम गलियारा कहाँ तक होगा? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक होगा। और दोस्तों आगे लिखा है दूसरा गलियारा कहाँ से कहाँ तक होगा? पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। तो दोस्तों पूर्व में सिलचर कहाँ पर है? सिलचर कहाँ पर? असम में है। और पश्चिम में पोरबंदर गुजरात को जोड़ने की योजना है। इस महामार्ग का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मेगा सिटी हैं जो ये भारत के, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनके परिवहन की दूरी कम करना और न्यूनतम लागत करना, इसका उद्देश्य ये है। इसका निर्माण कौन कराएगा दोस्तों? यह योजना का निर्माण भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, इसका निर्माण करेगी। दोस्तों ये छोटा मैप बना मैंने आपको समझाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली को कहाँ तक जोड़ा जाएगा? कोलकाता से। और दोस्तों इधर मुंबई से जोड़ा जाएगा, मुंबई को चेन्नई से, और फिर कोलकाता को चेन्नई से, और 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा इनको। इसके आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करते हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर दूर के स्थान हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, प्राथमिक सड़क तंत्र बोला जाता है इन्हें, किसे? राष्ट्रीय राजमार्गों को। याद रखेंगे, प्राथमिक सड़क तंत्र किसे बोला जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों को बोला जाता है। जिनका निर्माण कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आगे है दिल्ली और अमृतसर के बीच। दिल्ली है और ऊपर अमृतसर है, इन दोनों के बीच दोस्तों एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम क्या है? NH1 है। दोस्तों इसका नाम क्या है? NH1 है। इसका पुराना नाम क्या है? ये पूछा जाता है एग्जाम में। शेरशाह सूरी मार्ग है। दोस्तों NH1 का नाम क्या है? शेरशाह सूरी। जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से लेकर अमृतसर जाता है। और हरियाणा के किन किन जिलों से गुजरता है दोस्तों? ये हरियाणा के दोस्तों आपको पता है सोनीपत, पानीपत, करनाल, ऊपर कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए पंजाब के अमृतसर तक पहुंचता है। ये कौन सा? NH1 किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे है राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को और जिले मुख्यालयों को, दोस्तों ये मान लीजिए राज्य है आपका और ये आपकी राजधानी है और इसके जिला मुख्यालय हैं दोस्तों राज्य के आसपास कहीं कहीं। दोस्तों इनको जोड़ने का काम कौन करता है? राज्य मार्ग करते हैं। इनका निर्माण कौन करता है दोस्तों? राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ता है। जैसे दोस्तों हरियाणा में है ये मार्ग, चंडीगढ़ को भी जोड़ते हैं और दोस्तों जिलों को भी जोड़ते हैं। ये क्या बोला जाता है? राज्य राजमार्ग। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जिला मार्ग। जो जिला सड़कें हैं ये किन किन को जोड़ती है दोस्तों? मान लीजिए आपका ये जिला है और दोस्तों ये जिला की तहसील है और ये ब्लॉक है। इनको जोड़ने का काम कौन करती है दोस्तों? जिला सड़कें करती हैं। इनका निर्माण कौन करता है दोस्तों? जिला परिषद करेगी इनका निर्माण। और आगे है अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में दोस्तों ग्रामीण सड़कें आएगी, जो दोस्तों ये गाँव है और ये शहर है दोस्तों। इनको जोड़ने के लिए सड़कें होती हैं जो सिंगल सड़कें होती हैं। इनका निर्माण कौन करता है?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इनका निर्माण किया जाता है। आपने सड़कों के किनारे बड़े बड़े बोर्ड लगे देखे होंगे जिन पे लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया है। चलिए आगे चलेंगे। दोस्तों ये मैप है भारत की सड़कों का। हम सारा मैप का अध्ययन नहीं करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है श्रीनगर। श्रीनगर को दोस्तों जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। देख लीजिए ये सीधा कहाँ पर है, श्रीनगर में। और दोस्तों एक यहाँ से चलता है पोरबंदर से, और ये पहुँच गया दोस्तों कहाँ पर, असम के सिलचर में। और दोस्तों इसी प्रकार से तो अपनी दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली को मुंबई से जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर चेन्नई को, यहाँ पर कोलकाता को ये से जोड़ा गया है दोस्तों। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पर लिखा देख लीजिए दोस्तों, ये लाइन जो पीले वाली लाइन है ये किसकी, स्वर्णिम चतुर्भुज की है दोस्तों। मैप में देखने से आपको आसानी होगी थोड़ा याद करने में। आगे है सीमांत सड़कें, यानी दोस्तों जो सीमाएं हैं भारत की, वहाँ पर जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों का निर्माण कौन करता है दोस्तों, बीआरओ करता है। बीआरओ, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, सीमा सड़क संगठन, यानी दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण कब किया गया था दोस्तों, गठन इसका 1960 में किया गया था। यहाँ पर लिखा देख लीजिए आप। ये क्या काम करता है दोस्तों, जो सीमा सड़कें हैं उनका निर्माण करता है, उनका देख रेख करता है कौन, बीआरओ। आपने सुना होगा बीआरओ की भर्ती भी आती है। आगे है विश्व की सबसे लंबी सुरंग। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, अटल टनल। कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। इसका निर्माण किसने किया है, बीआरओ ने किया है, यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लोह स्पीति से जोड़ती है, लोह स्पीति को मनाली से जोड़ती है। यह पहले 6 महीने तक कटा रहता था बर्फबारी के कारण दोस्तों। यह सुरंग हिमालय की पीर मंजाल पर्वतमाला का औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बनाई गई है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर है दोस्तों। ये जिस टाइम इसका निर्माण किया था दोस्तों, ये पूरी चर्चा में रही थी उस समय। पहाड़ी रास्ता दिखाया गया दोस्तों आपको। आप कभी पहाड़ों में जाओगे तो दोस्तों बिल्कुल आपको एज इट इज रास्ते मिलेंगे देखने को। कभी आपका टूर निकले तो पहाड़ी रास्तों में जरूर जाना, देख के आना। ऐसे ही रास्ते मिलेंगे और देखने से आपको लंबे समय तक याद रहता है। आगे दोस्तों सड़कों को उसका निर्माण किया जाता है। पदार्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। जो पक्की सड़कें हैं किसकी बनी होती है, सीमेंट की और कंक्रीट की, तारकोल की बनी होती हैं। आपको इन सब बातों का पता है दोस्तों। पक्की सड़कों में ईंटों की बनी सड़कें वो पक्की होती हैं। आजकल जो गांव में ब्लॉक लगाई जाती हैं, शहरों में ब्लॉक लगाई जाती हैं, बड़े बड़े पत्थरों की बनाई जाती है दोस्तों, वो क्या होती हैं, कंक्रीट में आती हैं सब। लेकिन दोस्तों जो कच्ची सड़कें हैं, पहले आज भी हैं गांव में दोस्तों, खेतों में जाने के लिए कच्ची सड़कें होती हैं। वो कच्ची सड़कों में जब बारिश हो जाती है दोस्तों, पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, यानी दोस्तों वर्षा के समय अनुपयोगी होती हैं वो। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमा सड़क यातायात दिखाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों देख लीजिए ये परिवहन चल रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, ये पहाड़ों में जा रहे हैं सड़कों से। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक अभिन्न अंग है, इस पर चीन अपना दबदबा दिखाता है, लेकिन भारत उसको किसी भी हालत में नहीं देगा अरुणाचल प्रदेश को। 1962 में चीन ने बहुत सा कब्जा कर लिया था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पे, जिस पे आज भी अपना अधिकार जमाए हुए है। आगे है रेल परिवहन। यहाँ से कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये बस याद रखियो भारत में रेल परिवहन को लगभग कितने साल हो गए हैं, लगभग 150 साल हो गए हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात दी है, आपको इस बात का पता भी है। ये भारत में पहली रेल कब चली थी दोस्तों, 1853 में चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी। भारत रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक प्राधिकरण है दोस्तों, सरकारी प्राधिकरण है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में पीएम मोदी की सरकार है, ये इसको प्राइवेट करने पर तुली है, लेकिन ये सार्वजनिक अब तक सबसे बड़ा सार्वजनिक प्राधिकरण है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है भारतीय रेल परिवहन के कितने प्रखंड हैं? 16 हैं दोस्तों। एक बार एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पर 16 था और 17 भी था। अधिकतर जो स्टूडेंट थे 17 लगा के आए थे, इन्हें 17 हैं, लेकिन एचएसएससी ने 16 माना, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी में 16 दिया था। और दोस्तों मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और मेरा ये आंसर बिल्कुल ठीक हुआ था। देश में रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपको पता है? भू आकृति कारक, यानी दोस्तों जो धरातल है समतल होगा तो रेल परिवहन को बिछाना आसान है। आर्थिक दोस्तों, यानी दोस्तों इसमें जो रुपए पैसे हैं वो ज़्यादा लगते हैं, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा आता, लागत ज़्यादा आती है। प्रशासनिक कारक, प्रशासनिक कारक दोस्तों क्या है कि सेंटर में सरकार अच्छी होगी तो दोस्तों अधिक से अधिक विकास होगा रेलवे का, और भी विकास तभी होंगे दोस्तों स्थिर सरकार होगी। आगे है भारतीय रेल 67,956 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। कितनी देख लिया, आप लिखा है 67,956 टोटल, लेकिन बड़ी लाइन कितनी है दोस्तों? 63,000। मोटे मोटे आंकड़े याद रखें, 63,950। और दोस्तों मीटर गेज कितनी है? 2402। और सबसे छोटी कितनी है? 1604। याद रखिए दोस्तों मोटे मोटे आंकड़े। आगे रेलवे को क्या क्या प्रभावित करते हैं? भूमि, सघन, जनसंख्या, घनत्व, संपन्न कृषि, प्रचुर संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, ये सारे क्या प्रभावित करते हैं किसको? रेल परिवहन को बिछाने में, रेल लाइन बिछाने में या रेल परिवहन को, ये सहायक हैं या दोस्तों प्रभावित करते हैं। जो नदियां हैं इन पर पुल बनाए जाते हैं, इनमें कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं हैं दोस्तों। बाधाएं क्योंकि पुल बनाने में खर्चा भी ज़्यादा आता है और नदियां ज़्यादा लंबी चौड़ी होती हैं दोस्तों, पुल बनाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। आगे है दोस्तों हिमालय पर्वतीय भागों में भी सड़कों का विकास, सड़कों का नहीं दोस्तों रेलों का विकास कम हुआ है। सड़कों का विकास तो किया गया है ताकि पहुँच हो उसके हर स्थान तक, लेकिन दूसरे रेलों का विकास कम हुआ है क्योंकि दोस्तों ऊंचा नीचा खाबड़ एरिया है। दूसरी बात दोस्तों जनसंख्या कम है, आर्थिक अवसर की कमी है। आगे है दोस्तों राजस्थान में भी रेल लाइन का कम विकास किया गया दोस्तों। क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों राजस्थान में यदि रेल लाइन बिछा दी जाए और आंधी तूफान आ जाए तो दोस्तों रेत से ढक जाती हैं, इतनी ढक जाती है दोस्तों उनको निकालने में कई दिन लग जाते हैं। यही हाल दोस्तों पर्वतों पे है, क्योंकि दोस्तों बारिश होती है, भूस्खलन होता है या बर्फबारी होती है तो दोस्तों रेल की पटरियाँ हैं जो दब जाती हैं, उनको साफ़ करना बहुत कठिन काम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों सड़कों को आसानी से साफ़ किया जा सकता है, लेकिन रेल लाइनों को साफ़ करना मुश्किल है। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश के घने जंगल हैं और भी दोस्तों रेल लाइनों का विकास कम हुआ है। छत्तीसगढ़ झारखंड में भी रेल लाइनों का कम विकास हुआ है। क्यों दोस्तों? यहाँ पर भी जंगल है और दोस्तों आदिवासी एरिया है। आदिवासी लोग रेल लाइन को पसंद नहीं करते हैं और दोस्तों इनको तोड़ फोड़ देते हैं, पटरियाँ तोड़ देते हैं दोस्तों। रेल यदि इसमें रास्ते में रुक जाए तो जो इनके चलाने वाले होते हैं जिसे हम टीटी बोलते हैं उनको भी मार देते हैं। कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर आदिवासी एरिया में। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों रेलवे की समस्या दी गई है। समस्या कौन कौन सी दोस्तों? इसमें बहुत से यात्री तो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, इससे रेलवे की संपत्ति का नुकसान होता है। लोग दोस्तों के हैं इसमें चोरी बहुत ज़्यादा हैं, रेलवे का सामान की भी चोरी कर ले हैं और दोस्तों जो उसमें यात्री होते हैं उनके भी सामान चोर लेते हैं। आगे दोस्तों लोग इनकी जंजीर खींच देते हैं जिससे गाड़ी रुक जाती है। आगे दोस्तों इससे क्या होती है? रेलवे को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। आगे है पाइपलाइन। दोस्तों आपको पता है पाइपलाइनों का हम प्राचीन काल से प्रयोग करते आ रहे हैं। पहले इसका प्रयोग पानी के लिए किया जाता था, लेकिन आज इसका दोस्तों प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कच्चा तेल, पेट्रोल, तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों का बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों को क्या करते हैं दोस्तों? हम उनको तरल बना के पाइपों के द्वारा दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है आसानी से। दोस्तों आपको पता है जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पर जहाँ पर आज तेल नहीं है भारत के भागों में, वहाँ पर तेल पहुँचाया जाता है दोस्तों। शोधशालाएँ लगाई गई हैं अलग अलग राज्य में, जैसे बरौनी है, कहाँ पर दोस्तों आपको पता है मथुरा, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। पानीपत हरियाणा में है। और गैस आधारित उर्वरक संयंत्र लगाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या पहुँचाया जाता है? तेल पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा।
दोस्तों जो पाइपलाइन है इनको बिछाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन दोस्तों एक बार लागत लगने के बाद दोबारा इन पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। बस फिर तो कहीं रिसिंग की कहीं थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है, उसको सोल्व करना पड़ता है, बस और बड़ी समस्या नहीं है। हमारे देश में दोस्तों जो पाइपलाइन है वो दोस्तों 3 प्रमुख कौन सी हैं। एक तो दोस्तों ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से कहाँ का तेल लेकर आती है, गुवाहाटी में, इलाहाबाद में, बरौनी में लेकर आती है पाइपलाइन उत्तर प्रदेश तक है। दूसरी दो या आगे कहाँ लेकर जाती है, बरौनी से दोस्तों आगे हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और दूसरी दोस्तों मोरी ग्राम से लेकर गुवाहाटी तक जाती है सिलीगुड़ी आपको पता है कहाँ पर दोस्तों, असम में है। आगे दूसरी है दोस्तों गुजरात में सलाया से वीरम गांव है दोस्तों कोई, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। दोस्तों याद रखेंगे हरियाणा वाले खासकर जो हमारे सोनीपत में है, तेल कहाँ से आता है दोस्तों, गुजरात से आता है। और पंजाब वाले याद रखेंगे जालंधर में तेल कहाँ से आता है, गुजरात से आता है पाइपलाइन के द्वारा। और सोनीपत में भी पाइपलाइन के द्वारा गुजरात से तेल आता है, कच्चा तेल। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा, कोयली, चक्षु गई हैं। दोस्तों एक तो असम वाली, दूसरी गुजरात वाली, दो एक ही, तीसरी कौन सी है दोस्तों। ये भारत का मैप दिया है, इसमें क्या दी गई है, रेल मार्ग दिखाए गए हैं भारत के। रेल लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल और बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों में भारत के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। एंड दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के घाटी कौन सी हैं, बनिहाल और बारामूला याद रखेंगे। यहाँ तक भी रेलवे लाइन को पहुँचा दिया गया है। दोस्तों बारामूला में आपको पता है अक्सर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों इस पाइपलाइन के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। पहली पाइपलाइन थी दोस्तों यह 1700 किलोमीटर बिछाई गई थी, जिसे क्या नाम दिया गया था, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ। दोस्तों ये फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, HVJ क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये 3 स्थान है दोस्तों, HVJ बोलते हैं जिसे HVJ। इसे क्रॉस कंट्री बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि लगभग सारे भारत को कवर करती है। मुंबई हाईवे और बसिन गैस से क्या लेकर जाती है दोस्तों, उत्तरी भारत में जो उर्वरक हैं, बिजली हैं, उद्योग हैं, वहाँ पर दोस्तों गैस लेकर जाती है, तेल लेकर जाती है। ये पाइपलाइन पहले कितनी थी, 1700 किलोमीटर थी। अब दोस्तों इसको 18,500 कर दिया गया है। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा था दोस्तों इसको 34,000 कुछ किया जाने की बात चल रही है। आगे है दोस्तों जल परिवहन। भारत के जो प्राचीन काल से ही लोग हैं जो यात्राएं करते किसकी दोस्तों, जल के द्वारा, नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन दोस्तों, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है, जल परिवहन। इसके द्वारा दोस्तों भारी और स्थूलकाय बड़े चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम है, पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग नौ संचालन कितने मार्ग हैं दोस्तों, कितने किलोमीटर हैं, 14,500 हैं दोस्तों। भारत में याद रखेंगे इस आंकड़ा को, क्या आप आंकड़ा पूछ लिया जाए दोस्तों। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितने हैं, 14,500 हैं। और दोस्तों जो मशीनीकृत नाव हैं चलती हैं वो कितने हैं, 5685 हैं। आगे है निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया, कौन से हैं दोस्तों। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। हल्दिया इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद तक कौन सी जाती है, मध्य गंगा, ये दोस्तों गंगा पर है। कौन सा है, नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 NH। दोस्तों जैसे सड़कों को बोला जाता है NH, इसी प्रकार दोस्तों इसका बोला जाता है NW यानी नेशनल वाटर मार्ग। दोस्तों कितने हैं, 1620 किलोमीटर लंबा है। कौन सा है, हल्दिया से इलाहाबाद तक। नदी कौन सी है, गंगा पे है। और दोस्तों संख्या कौन सी है, 1 है। लंबाई कितनी है, 1620 है। ये सबसे लंबा है भारत का जल मार्ग। सदिया से धुबरी तक
सदिया और धुबरी के मध्य है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर लंबा है। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। संख्या कौन सी है? 2 है। याद रखेंगे दोस्तों इन सबको। आगे है केरल में पश्चिम तटीय नहर। केरल में दोस्तों एक पश्चिम तटीय नहर है, कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक है। उद्योग मंडल चंपारा नहर है। तो इसका नहर का नाम क्या दोस्तों? चंपकारा नहर। याद रखेंगे। इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? 205 किलोमीटर है। और कौन सा है? NW3 है, यानी नेशनल जलमार्ग 3 है। काकीनाडा पुदुचेरी नहर सट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है दोस्तों। NH4 किस पे है दोस्तों? कृष्णा और गोदावरी दोनों पे मिलजुल के है। दोनों नदियों में मिलजुल के है। कृष्णा और गोदावरी पर कौन सा है? NH4, जिसकी लंबाई कितनी है? 1078। दोस्तों स्थान कौन से हैं? काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच है। इनको दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। आगे है मातई नदी। कौन सी दोस्तों? मातई नदी, महानदी। एक तो नदी मातई है, एक महानदी है के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तट के साथ ब्राह्मणी नदी का विस्तार है दोस्तों। कितनी की? दोस्तों मोस्टली ब्राह्मणी नदी पर है। कौन सा? NH5, लंबाई है 588। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग भी जिनके परिवहन होता है, जैसे मांडवी है, जुआरी नदी है, कमजुरा है, सुंदरवन है, बराक है, केरल है, पंचजल है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, देश का 95% व्यापार किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? समुद्रों के द्वारा किया जाता है। मुद्रा 68%, यानी 68% मुद्रा का व्यापार समुद्रों से किया जाता है। व्यापार का कुल परसेंट 95% किससे? समुद्रों से किया जाता है। केवल वायु परिवहन से और सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से कितना किया जाता है दोस्तों? केवल 5% व्यापार ही किया जाता है, यानी समुद्रों से व्यापार अधिक होता है 95%। आगे है प्रमुख समुद्री पतन। भारत की 75.166 कितनी दोस्तों? 75.166 याद रखेंगे किलोमीटर समुद्री तट रेखा है। कितनी है भारत की समुद्री तट रेखा? 75.166 किलोमीटर। भारत के समुद्र के 12 प्रमुख और 200 मध्यम छोटे पतन हैं दोस्तों। प्रमुख पतन आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने हैं दोस्तों? 12 हैं। और छोटे कितने और मध्यम कितने हैं? 200 हैं। टोटल कितने हैं? 212 हैं दोस्तों। इन्हीं 12 पतनों से या दोस्तों 200 पतनों से भारत का कितना व्यापार होता है? 95% व्यापार इन्हीं से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो कच्छ है दोस्तों, कांडला, कच्छ में कहाँ पर दोस्तों? एक बार एग्जाम पूछा गया था दोस्तों, कच्छ गुजरात में कच्छ है। कच्छ के पास दोस्तों कांडला बंदरगाह है। यानी दोस्तों कच्छ के पास कौन सी बंदरगाह है? कांडला। कैप और कच्छ, कैप और कांडला, ये दोस्तों पहली बंदरगाह थी जो आज़ादी के बाद तैयार की गई थी। क्यों तैयार की गई दोस्तों आज़ादी के बाद? कराची क्या थी दोस्तों? कराची भारत की पहले प्रमुख बंदरगाह थी 1947 से पहले, लेकिन 1947 में विभाजन के बाद ये कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। और दूसरा कारण था दोस्तों, मुंबई पर ज़्यादा दबाव था। उस पतन को इन दोस्तों मुंबई पतन पर दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। आगे दोस्तों ये एक इस बंदरगाह का नाम क्या है? दीनदयाल पत्तन इसका दूसरा नाम है। यह एक ज्वारीय पत्तन है दोस्तों। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो औद्योगिक सामान और खाद्यान्न का आयात निर्यात दूसरे देशों तक कौन सी बंदरगाह करती है दोस्तों? कांडला बंदरगाह करती है। जो व्यक्ति इन राज्यों से संबंधित है वो इसको याद रखेंगे। हरियाणा वाले याद रखेंगे कि हरियाणा का व्यापार किस बंदरगाह से होता है? कांडला बंदरगाह से होता है। पंजाब वाले भी याद रखेंगे इसी को। मुंबई एक बड़ा पत्तन है दोस्तों, यह खुला भी है, पूरा विस्तृत है। यहाँ पर दोस्तों पोतसराय है। पोतसराय का मतलब क्या था आपको पता है? जो जहाज आते हैं, पोत आते हैं दोस्तों, वह यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। इस पर दबाव कम करने के लिए दोस्तों, किस पर? मुंबई पत्तन पर दबाव कम करने के लिए पहले दोस्तों कांडला बंदरगाह बनाई गई थी, लेकिन अब एक बंदरगाह और बनाई गई है जिसका नाम है
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पत्तनकोट या बंदरगाह। कहाँ पर दोस्तों ये जवाहरलाल बंदरगाह भी? ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, लेकिन कांडला गुजरात के कच्छ में है। आगे है लोहा अयस्क निर्यात मर्मगोवा। मर्मगोवा दोस्तों कहाँ पर है? गोवा में है ये पत्तन। देश का महत्वपूर्ण पत्तन है दोस्तों। यहाँ से देश का लगभग आधा प्रतिशत लोहा निर्यात किया जाता है। कहाँ पर? बाहरी देशों को लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में दोस्तों एक बंदरगाह कौन सी है? मंगलोर बंदरगाह है या न्यू मंगलोर बंदरगाह है। यहाँ से दोस्तों कुदरेमुख खानों से लोहा निकालकर और इस पत्तन के द्वारा कौन सी मंगलोर पत्तन के द्वारा दूसरे देशों को क्या लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। दोस्तों एक कोच्चि बंदरगाह है, केरल में है। ये एक लेगुन मुहाने पर है, प्राकृतिक पोतसराय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दोस्तों दक्षिण पूर्वी छोर पर एक बंदरगाह है तुतीकोरिन। याद रखेंगे तुतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। एक ट्रिक है दोस्तों इसकी, तू कोना मिला है, याद रखियो। एक ऐसा प्राकृतिक पोतसराय है तथा अंत समृद्ध है। यह पत्तन इस पत्तन के द्वारा क्या हुआ दोस्तों? जो अपने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव है और भारत के दोस्त तटीय प्रदेश हैं दोस्तों, वहाँ पर व्यापार किया जाता है। किसके द्वारा? तुतीकोरिन के द्वारा। मालदीव, श्रीलंका और भारत के तटीय प्रदेशों में व्यापार किया जाता है तुतीकोरिन बंदरगाह के द्वारा। आगे चेन्नई, हमारे देश का प्राचीनतम दोस्तों, हमारे देश का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम रूप से कौन सा? चेन्नई दोस्तों पहला है। यहाँ पर एक एन्नोर बंदरगाह भी है, वो भी दोस्तों प्राचीनतम भारत का सबसे कैसा है दोस्तों? वो कृत्रिम दोस्तों किसी के द्वारा बनाया गया है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। इन दोस्तों सामान को लादने के लिए और व्यापार की मात्रा के हिसाब से मुंबई के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? चेन्नई का। विशाखापत्तनम सतल से गिरा है दोस्तों। कैसे गिरा सतल दोस्तों? ये ऐसे दोस्तों विशाखापत्तनम और एक छोटी ही नहर के द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम बंदरगाह। पूछा जाता है कि सतलबद्ध कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम सतलबद्ध बंदरगाह है। गहरा भी है, सुरक्षित भी है। यह पत्तन लोहा अयस्क निर्यात दोस्तों। विशाखापत्तनम से क्या निर्यात किया जाता है? लोहा निर्यात किया जाता है। उड़ीसा में स्थित पारादीप, उड़ीसा में एक कौन सी पत्तन है दोस्तों? बंदरगाह है पारादीप। याद रखेंगे। एक छोटी ट्रिक थी दोस्तों, जो पारे से दीप जल रहा था लेकिन मैंने इसको उड़ा दिया, पारे से जले दीप को उड़ा दिया। आगे है कोलकाता एक कौन सा दोस्तों? अंतः स्थलीय नदी द्वीप बंदरगाह है। रिवर राइन बंदरगाह कौन सा है? स्थलीय नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बड़े क्षेत्र में फैला है दोस्तों। ये एक ज्वारीय पत्तन है दोस्तों। कैसा है? ज्वारीय पत्तन है, लेकिन दोस्तों जो हुगली नदी के द्वारा समुद्र से जुड़ा है। दोस्तों ये कोलकाता बंदरगाह मान लीजिए, इधर समुद्र है दोस्तों, इधर से आती है हुगली नदी और दोस्तों ये हुगली नदी समुद्र से जोड़ती है किसको? कोलकाता को जोड़ती है। इसी के द्वारा दोस्तों क्या आते हैं? जहाज आते जाते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि इसमें जब तलछट जमा हो जाए नदी में तो उनको साफ करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों फिर जहाज नहीं चलेंगे उसमें, यदि इसमें ज़्यादा जमाव हो गया तलछट में। तलछट आपको पता है क्या होता है दोस्तों? जो नदी होती है उसके नीचे जो निक्षेप कर देती है, इन दोस्तों कचरा जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं तलछट। और दोस्तों इस कोलकाता बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाई गई है। कौन सी दोस्तों? हल्दिया बंदरगाह। आगे है वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या है? तीव्र है, आरामदायक है, प्रतिष्ठान है। इसके द्वारा दोस्तों ऊंचे पर्वत हैं उनको लांघना आसान हो गया है, मरुस्थलों को पार किया जा सकता है, घने जंगलों को, लंबे समुद्री मार्गों को, नदियों को, घाटियों को, सबको इसे पार किया जा सकता है। एंड दोस्तों देश को एक जोड़ा जा सकता है एक स्थान से। इसके द्वारा वायु परिवहन के द्वारा यदि कहीं कोई आपदा आ जाती है तो तत्काल सहायता दी जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? वायु परिवहन के द्वारा दी जाती है। सन 1953 में
कब? सन 1953 में कौन से परिवहन का? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। एयर इंडिया घरेलू विमान के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए काम करती है। कौन सी दोस्तों? एयर इंडिया। ये एक सरकारी थी, अब तो दोस्तों ये प्राइवेट हो चुकी है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है दोस्तों, ये भी क्या काम करते हैं दोस्तों? ये कहीं आपदा है जो वहाँ पर पहुँचता है दोस्तों, जो देश में कोई सेवा देनी है वहाँ पर जाता है। कौन सा? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का है दोस्तों, ये याद रखेंगे, कंपनी का नाम है पवन हंस लिमिटेड। दोस्तों मुख्य पतन दिखाए गए हैं, चल देख लेते हैं मुख्य पतन। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। दोस्तों कांडला कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में है। और जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एक छत्रपति क्या है दोस्तों? यहाँ पर हवाई अड्डा भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा पूछा गया था एग्जाम में दोस्तों, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मरम गोवा दोस्तों कहाँ पर है? गोवा में है। क्या है? बंदरगाह है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। और आपको पता है चेन्नई कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। और यहाँ पर दोस्तों ये एक वायु पतन दिखाया गया है, तो बाद में देखेंगे इसको। हैदराबाद क्या दोस्तों? वायु पतन है। और विशाखापत्तनम क्या है? एक समुद्री पतन है। पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया और कोलकाता कहाँ पर है? हल्दिया कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अक्सर ये पूछ ले जाते हैं हवाई अड्डे, याद रखिए 3 है, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, कौन सा है ये, जूम किया दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। यो मिलाकंब कुछ करके है, मिलाकंब एक हवाई अड्डा दोस्तों, कहाँ पर है? तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन कहाँ पर है दोस्तों? बंदरगाह तमिलनाडु में है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ पर है? केरल में है। याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम जिसकी राजधानी है केरल की, वहीं पर है ये। और दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। आगे है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। क्या है दोस्तों? लिमिटेड कंपनी है क्या पवन हंस की। तेल प्राकृतिक गैस आयोग इसकी अपतटीय सक्रियाओं में क्या करता है दोस्तों? कहीं कोई आपदा है, कुछ हो जाए, आपको मैंने पहले बताई थी, वहाँ पर ही काम करता है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, क्योंकि दोस्तों महंगी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सभी व्यक्ति इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। आगे है फ्रेंड्स संचार सेवाएं, कोई खास बात नहीं है यहाँ पर, आपको पता है दूरसंचार, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस, ये क्या है दोस्तों? सब संचार के साधन हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रखेंगे कि भारत का डाक तार संचार व्यवस्था में विश्व में कैमा नंबर है दोस्तों, बड़े स्थान पर है। इन दोस्तों लगभग पहला नंबर है भारत का, किस में? डाक तार संचार व्यवस्था में विश्व में। और दोस्तों यहाँ पर कोई खास बात को नहीं है। आगे दोस्तों बड़े शहरों में, नगरों में डाक संचार शीघ्रता से पहुंचाने के लिए दोस्तों क्या किया गया? छह डाक मार्ग बनाए गए हैं दोस्तों। याद रखेंगे कि हाल ही में कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं? 6। और 16 क्या है? रेलवे जोन। इस प्रकार दोस्तों एक दूसरे से जोड़कर आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स लगाया गया है, आपको दिखाई दे रहा है ये। दोस्तों यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पुरानी बातें हैं कि अब तक एग्जाम में पूछ ली जाए। भारत सरकार के द्वारा देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सेवा उपलब्ध करवाई थी दोस्तों। पहले की बात है, अब तो हर घर में हर किसी के पास मोबाइल हो गया है, अब एसटीडी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। एसटीडी पहले होती थी दोस्तों, एसटीडी अब नहीं है। एसटीडी सेवा की दोस्तों नियमित क्या होती थी दोस्तों? नियमित किया गया था कि भाई दिन रात काम करेंगी एसटीडी सेवाएं, कहाँ पर? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। ये पहले की बात है दोस्तों, अब तो समय बहुत बदल चुका है। दोस्तों भारत में जो समाचार पत्र हैं कितनी भाषाओं में छपते हैं? लगभग 100 भाषाओं में छपते हैं। 100 भाषाओं तथा बोलियों में छपते हैं। कितने में? 100। याद रखेंगे दोस्तों, 100 से भी अधिक हो सकते हैं।
दोस्तों आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र किस भाषा में पढ़े जाते हैं? हिंदी भाषा में पढ़े जाते हैं। उसके बाद किन का स्थान आता है दोस्तों? उसके बाद अंग्रेजी का, उसके बाद उर्दू का। यानी पहला नंबर हिंदी का, दूसरा नंबर अंग्रेजी का, तीसरा नंबर उर्दू का। आगे दोस्तों भारत में जो फिल्में बनती हैं छोटी बड़ी हों दोस्तों, इनको प्रमाण पत्र कौन देता है? केंद्रीय फिल्म बोर्ड। याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय फिल्म बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार क्या होता है? कोई व्यक्ति है या राज्य है, देश, इन दोनों के बीच जब वस्तु का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, इसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। दो देशों के मध्य होता है तो उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि किसी राज्य में होता है तो उसे कौन सा व्यापार बोलते हैं? एक ही राज्य के अंदर, उसे बोलते हैं स्थानीय व्यापार। और दोस्तों जैसे शहरों के बीच, कस्बों के बीच, गाँव के बीच, इसे स्थानीय व्यापार बोलते हैं। जब दो राज्यों के आपस में व्यापार करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? राज्य स्तरीय व्यापार बोला जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा है, आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है। राज्य स्तरीय व्यापार दो राज्यों के बीच होता है जब, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति इस बात का सूचक है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना विकसित है। जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना अधिक विकसित होगा, वो दोस्तों देश उतना ही आर्थिक स्तर से मजबूत होगा, विकसित देश होगा। आर्थिक बैरोमीटर माना जाता है दोस्तों। आर्थिक बैरोमीटर का मतलब है कि इसको आर्थिक पैमाना से मापा जाता है उस देश को। आगे है, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। दोस्तों आपको पता है व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों किसी के पास सामान की अधिकता है, किसी के पास उसी सामान की दोस्तों कमी है। कमी वाले स्थान पर अधिकता वाले स्थान से सामान पहुंचाया जा सके। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी देश हैं विश्व में, किसी देश के पास दोस्तों कुछ है, किसी देश के पास कुछ है, इसलिए दोस्तों एक दूसरे का आदान प्रदान करके अपना काम चला लेते हैं। जिस प्रकार दोस्तों सऊदी अरब के पास अन्न नहीं है, भारत के पास अन्न है, भारत उसको अन्न देता है। उसके पास तेल है, भारत तेल लेता है बदले में। इस प्रकार दोस्तों व्यापार किया जाता है। निर्यात दोस्तों, निर्यात भारत किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है? रत्न का करता है, हीरे जवाहरात का करता है, रसायनों का करता है, और दोस्तों कृषि से उत्पाद है उनका निर्यात करता है। आगे है दोस्तों भारत आयात किन किन चीज़ों का करता है? कच्चा पेट्रोलियम, यानी दोस्तों कच्चा पेट्रोलियम आयात करता है, उसको तैयार करके वापस दूसरे देशों को बेच देता है। आगे है दोस्तों इस प्रकार रत्न है दोस्तों, जो रत्न क्या मंगाता है दोस्तों? कच्ची रत्न मंगाता है, उनको तैयार करके उसको अच्छी तरह से बना करके दूसरे उन्हीं देशों को वापस कर देता है। ये इस प्रकार दोस्तों हीरे जवाहरात हैं जो कच्चे रूप में प्राप्त करता है, धातुओं को प्राप्त करता है, मशीनों को प्राप्त करता है, कृषि के जो यंत्र हैं उनको प्राप्त करता है दूसरे देशों से। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक किस रूप में उभरा दोस्तों? सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों आपको पता है जब कोई व्यापार होता है तो दोस्तों उसके साथ पर्यटन का व्यापार भी साथ साथ होता है। कैसे दोस्तों? यदि कोई बाहर से व्यक्ति अमेरिका में गया तो दोस्तों बाहर से अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को लेकर वहाँ जाएगा तो दोस्तों वहाँ पर उसका प्रसार करेगा। इस प्रकार दोस्तों वहाँ की कल्चर देखेगा, वहाँ की संस्कृति देखेगा कोई व्यक्ति तो उसको अपनाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो सांस्कृतिक है, विरासत है, इनका भी क्या होता है दोस्तों? व्यापार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों के साथ साथ। और आगे दोस्तों कोई खास बात नहीं देखिए। चलिए दोस्तों इस लेसन के बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज किए प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी, दोस्त यह बात है मेन, पूर्वी पश्चिमी गलियारे को कौन जोड़ता है? जिसने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा दोस्तों इसका आंसर तुक्का लगाएगा। दोस्तों इधर है पश्चिम, इधर है पूर्वी। दोस्तों यहाँ पर कौन है? गुजरात है। गुजरात का कौन सा दोस्तों देख लीजिए, पूर्वी पूछा पहले पूर्वी का आएगा दोस्तों। पूर्वी में कौन सा है? सिलचर। और पश्चिम में कौन सा है? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ? गुजरात में है। सिलचर कहाँ पर है? असम में है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन आतरण हानियों को, देरी को कब घटाता है? कौन सा घटाता है दोस्तों? यानी दोस्तों वाहन नहीं चलाने पड़ते और वाहन का समय बचता है।
इसमें पाइपलाइन में दोस्तों इनमें बिल्कुल भी परिवहन की आवश्यकता नहीं होती एक बार लगाने के बाद। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। दोस्तों हजीरा कहाँ पर है? हजीरा गुजरात में है। और विजयपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है विजयपुर। और जगदीशपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन दोस्तों मुंबई हाईवे है, वहाँ से तेल लेता है, लेकिन महाराष्ट्र से ये पाइपलाइन नहीं गुजरती है दोस्तों। ये गुजरात से गुजरती, गुजरात के अंकलेश्वर से दोस्तों ये पाइपलाइन चलती है, लेकिन मुंबई हाईवे से तेल लेती है। लेकिन पाइपलाइन कहाँ दोस्तों? गुजरात में है, महाराष्ट्र में पाइपलाइन नहीं है, इसको याद रखेंगे। गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से होते हुए आगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दोस्तों हरियाणा तक आती है ये पाइपलाइन। कितने राज्यों को कवर करती है दोस्तों? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 हरियाणा। इन 4 राज्यों को कवर करती है दोस्तों कौन सी? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय अधिकतम गहरा अपोत है तथा पूर्ण सुरक्षित है? दोस्तों पहली बात तो पूर्वी तट पूछा है दोस्तों। पूर्वी तट पर देख लीजिए तो कौन से हैं दोस्तों? पारादीप पूर्वी पर है, विशाखापत्तनम पूर्व पे है, चेन्नई पूर्व पे है, लेकिन तूतीकोरिन दोस्तों दक्षिण में है, इसको कट कर दीजिए। लेकिन चेन्नई क्या है दोस्तों? कर्तरी में, इसको भी कट कर दीजिए। पारादीप दोस्तों बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। विशाखापत्तनम इसका सही आंसर दोस्तों, हमने पढ़ा था, बहुत गहरा है, प्राकृतिक सुरक्षित है, लेकिन नदी के द्वारा समुद्र से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा दोस्तों प्रमुख साधन? आपको पता है दोस्तों सबसे अधिक भारत में किन का विकास है? सड़कों का विकास है, जो हर घर तक पहुंचती हैं, कच्ची हो चाहे पक्की हो। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को किसकी बात दोस्तों? देशों की बात है, तो यहाँ पर आम बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। स्थानीय व्यापार आपको पता है दोस्तों किसी राज्य में होता है शहरों के बीच, और राज्य व्यापार दोस्तों 2 राज्यों के बीच होता है, और बाह्य व्यापार दोस्तों दूसरे देशों के साथ होता है, अपनी सीमाओं से बाहर। आगे दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। चलिए दोस्तों इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।